चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप पहले वाली क्लास मिस कर चुके हैं ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार का, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप प्रीवियस वीडियोस जरूर हमारी देखिए। और जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रीच ज़्यादातर बच्चों तक जा सके। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करो। मैं देखता हूँ आप यूट्यूब पे वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, बट आप लोग का थोड़ा बहुत ये जो गलत है आदत है सब्सक्राइब न करने की बात, तो वो नहीं कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग आज ही कंटेंट शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे गंगा सोन दोआब। मैंने आपको दोआब के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, व्हाट इज़ दोआब। तो दो नदियों के बीच में जो फर्टाइल ज़मीन होती है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं बैक की, सारी नदियों का एक बार पोजीशन देख लेते हैं, और साथ साथ में हम लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो बिहार की बह रही है इसको भी देख लेते हैं। हमने राइट साइड में रिवर मैप रखा है और लेफ्ट साइड में मेरा डिस्ट्रिक्ट वाला मैप है। हम लोग दोनों का दोनों देख लेंगे इजी वे में। सबसे पहले यहाँ पर जो बीच का पोजीशन है हमारा सारण के पास से, यहाँ से हमारी गंगा नदी बहती है और ये इस साइड में वेस्ट बंगाल की तरफ बह जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली हमारी नदी है गंगा, और साथ में ऊपर का जो एरिया है वो हमारा नदर्न पार्ट है और नीचे वाली पार्ट हमारी सदर्न पार्ट है। तो यहाँ तक भी सारी कुछ क्लियर है हमारी। हम लोग किधर रहते हैं, तो दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिले वाले जो बच्चे होते हैं वो नदर्न बिहार में हैं, और जो इस तरफ के होंगे पटना वगैरह वाले वो सदर्न बिहार में हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं गंगा सोन। तो सबसे पहले गंगा और सोन का दोआब देखने से पहले हम लोग गंगा का जो ओरिजिनल पोजीशन है जहाँ वो बह रही है उसको देखिएगा। तो गंगा यहाँ से यहाँ तक बही, मैप में आप क्लियरली सब कुछ अच्छे से देख रहे होंगे, और इधर से बह के आ रही है सोन नदी। तो ये जो पार्ट हमारा बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड दोआब। मैंने आपको बताया था दो नदियों के बीच जो फर्टाइल भूमि होती है, जहाँ पे फर्टिलिटी नॉर्मल ज़मीन से 60 to 80% ज़्यादा होती है, दैट इज़ कॉल्ड दोआब। और दोआब देखने का अगर आपको मन हो तो कभी आप जा सकते हैं जहाँ पे सोन और गंगा नदी का मतलब मिलन होते रहता है। वहाँ पे आपको दिखेगी जितनी भी खेती होती है वो प्रोडक्शन वाइज देखा जाए अन्य जगहों से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती है। तो इसलिए दोआब का जो एरिया माना जाता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। वहाँ पे वैसे खेती ज़्यादा की जाती है जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। महंगी होने कहने का अर्थ जिसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, लेकिन वो महंगे रेट्स में बेची जाती हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिवर लाइक गंगा, सोन, पुनपुन, पैमार, फाल्गु एंड क्यूल। सबसे पहले उन नदियों को हम लोग इंपॉर्टेंस में देखेंगे जो दोआब बनाती हैं। तो इनमें कौन कौन सी नदियां हैं, सारी नदियों को देखो। बार बार नदी का मैं मैप इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि आप कम से कम बिहार में बहने वाली सारी नदियों को याद कर लें एकदम अच्छे से। और हाँ बच्चों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बिहार का एक मैप बना करके उस पर नदियों का जो जगह है, नदियों की जो स्थान है, वो भी मैप बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर सकते हो, जिससे देख के पता चलेगा कि आपने कुछ काम किया है। तो ये होमवर्क मैं लास्ट में जाते जाते दे दूंगा। देखिए ये जो नदियां हैं जैसे कि सोन, पुनपुन, पैमर, सोन, पुनपुन, फाल्गु, ये सब नदियां देखिए जो भी मैं यहाँ पे रेड मार्क से बता रहा हूँ ये सब दोआब का एरिया है। तो दोआब का जो भी एरिया होगा वो फर्टाइल होगा। साथ में आगे और हम ईस्ट के तरफ बढ़ते हैं तो पैमार नदी, देखो पैमार नदी वगैरह छोटी छोटी नदियां हैं जो इधर से निकलती हैं और फाल्गु में मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पर फाल्गु एंड क्यूल, तो और भी बहुत सारी छोटी नदी, फिर क्यूल नदी भी यहाँ पर आगे बढ़ के मिलती है। तो ये सब जो एरिया होता है दिस इज दोआब। और दोआब का एक कंडीशन होता है, हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेन। तो ये जो प्लेन बना हुआ है, कौन सा प्लेन मैं मार्क करके आपको बता रहा हूँ। तो ये जो एरिया होगा जो नदी से सटा हुआ है, इस एरिया में क्या होगा, यही दोआब बनते हैं। और इसमें जो प्रोडक्शन होती है क्रॉप्स की वो अन्य जगहों से बहुत ज़्यादा होती है। और ये रीजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अब इस रीजन के हम चले आते हैं। तो जो हमारा गया का एरिया है, आप देख सकते हो फाल्गु नदी गया से बहती है, तो ये वाला गया का एरिया। उसके बाद आ गया हमारा नवादा का एरिया, तो वही फाल्गु नदी जो आगे बढ़ी तो वो नवादा में गई, तो नवादा का एरिया। फिर औरंगाबाद, औरंगाबाद जो नदी आई सोन नदी इधर से बही और वो आगे की बढ़ी, और कहाँ वो बढ़ते बढ़ते आगे गई जहानाबाद की तरफ। फिर जहानाबाद, पटना एंड नालंदा, फिर पटना से होते हुए नालंदा को कुछ पार्ट दोआब के अंतर्गत आएगा और वो लास्ट में मिलेगी गंगा में जा करके।
तो पटना एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड अंडर द मगध प्लेन, और मगध प्लेन में इन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, मगध का जो एरिया है। और ये क्षेत्र में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नदियाँ जैसे कि चंदन, किऊल, बरुआ बहुत ही अपना बड़ा योगदान देती है इस प्लेन का फॉर्मेशन में। और यहाँ पे जो क्रॉप का जो मतलब प्रोडक्शन होता है वो अन्य जगहों से बहुत ज़्यादा होता है। और भी अलग एरिया जैसे कि मुंगेर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मुंगेर। उसके बाद हमारा भागलपुर का एरिया जहाँ पे अजया नदी बहती है, बांका, जमुई, बांका आप देख सकते हो ये, और जमुई, ये सब अजया नदी का ही एरिया हुआ। आर अंडर द अंग प्लेन, और ये सब किसके अंतर्गत आता है, अंग के अंदर अंतर्गत आता है। देखिए, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। हम सब अभी देखेंगे कौन सा, दक्षिणी का पाठा, जो दक्षिण साइड है हमारा, सदर्न साइड है। तो सदर्न में, सदर्न साइड का जो इस ये एरिया है, यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को मैं बता दिया हूँ आपको। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो कैमूर से लेकर के वेस्ट बांका तक में आप देखोगे, कैमूर से वेस्ट बांका। अब इधर से लेकर के हम इस एरिया तक आएंगे तो ये एरिया हमारा इसके अंतर्गत आएगा। और इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, तो यह छोटा नागपुर पठार का विस्तार रूप है। यह क्षेत्र पश्चिम में कैमूर से पूर्व में बांका तक फैला हुआ है। आप देख सकते हो बांका का जो एरिया है वहां तक वो फैला हुआ है। बांका का एरिया आगे और बढ़ा करके हम लोग इधर तक भी ला सकते हैं, यहाँ तक आएगा वो। और इसको जो डिवीजन किया गया है वो सबसे पहला किया गया है कैमूर का पठार, कैमूर का पठार जो है। उसके बाद हिली रीजन, हिली रीजन जो ये एरिया होगा, यहाँ पे हिली आपको बहुत ज़्यादा इधर पहाड़ वगैरह मिल जाएंगे नालंदा वगैरह में। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हिली रीजन ऑफ राजगीर गिरियक, राजगीर गिरियक इधर में। उसके बाद क्यूल और बांका, साथ में नवादा। तो ये सब जितने एरिया हैं ये सब आते हैं हमारे किस रेंज में, तो दक्षिणी के पठारी। देखो इधर तो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, फिर इस तरफ भी प्लेट्यू है, तो ये सब एरिया झारखंड से सटा हुआ है। इसलिए यहाँ पर पठारी जो भी पहाड़ी पठारी नदियाँ होती हैं इधर से बहती हैं। तो ये सारी की सारी नदियाँ एक तरीके से देखा जाए तो पठारी नदियाँ हैं, और ये सीजनल होती हैं। जब झारखंड में बहुत तेज बारिश होती है तभी इन नदियों में बहुत ज़्यादा पानी बहता है। और ये क्षेत्र चार जो क्षेत्र में बांटा हुआ है वो कैमूर का पठार है, गया का पहाड़ी क्षेत्र है, राजगीर और गिरियक की पहाड़ी है, मामा भागना की पहाड़ी इधर ही है राजगीर गिरियक के एरिया में, नवादा क्यूल है, और साथ में बांका का कुछ पहाड़ी एरिया है। तो हम इस तरफ से कैमूर से लेकर के बांका तक चले हैं इसमें, जो हमारा दक्षिण का पठारी हिस्सा है। एक प्रश्न आपके सामने यह आता है बच्चों कि पठारी नदियां कौन कौन सी हैं। तो पठारी नदियां का अगर बाय द वे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन होता है कि इधर की 3 नदियां दे देगा नॉर्थ के साइड का, और साउथ के साइड का 1 नदी दे देगा। तो आप याद रखिएगा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ये सारी की सारी नदियां हमारी पठारी नदियां हैं। और जो हिमालयन नदियां हैं वो कौन कौन है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा हमारी हिमालय की नदियां हैं। अब आता है दूसरा हमारा कैमूर का पठारी रेंज। अब हम कैमूर जिले की तरफ में चलते हैं। तो दिस इज द प्लेट्यू लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार। साउथ वेस्ट तो नीचे हमारा साउथ हो गया, और वेस्टर्न पार्ट मतलब ये। तो साउथ वेस्ट पार्ट मतलब सदर्न मोस्ट, देखो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा गया होता है, और इसी तरफ में हमारा कौन सा पठार स्थित है, तो कैमूर का पठार इसी एरिया में आपको मिल जाएगा। अब क्या है, इट इज स्प्रेड ओवर अबाउट 1280 स्क्वायर मीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक फैल, ये करीब करीब देखा, यह लगभग 1280 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। द कैमूर प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम शाहाबाद इन द नॉर्थ टू कैमूर डिस्ट्रिक्ट। अब सिंपल सी बात है, शाहाबाद से लेकर के वो कहाँ तक है, कैमूर तक के है, मतलब ये एरिया में आपको मिल जाएगा। इट इज इट्स हाइट इज अप टू 495 मीटर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। अगर आप रोहतास डिस्ट्रिक्ट को देखोगे यहाँ पे, तो इसमें ये जो कैमूर का पठार है, थोड़ा बहुत जो इस जगह के ये इस पार्ट में एंट्री हुआ है उस पठारी एरिया का, तो मैक्सिमम हाइट 495 तक चला गया है। मतलब पठारी, देखो पहाड़ एंड पठार। ओके, हाँ अलका कहिए जी। हाँ अलका कहिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं देख लेता हूँ। तो ये एक्चुअली जो पठारी एरिया होता है, देखो पहाड़ तो अलग फॉर्मेशन होता है, पठारी एरिया प्योर आप देखोगे उस प्रकार का रहेगा जैसे हमारे यहाँ मिट्टियाँ होती हैं ना, तो पठारी एरिया में आपको मिट्टी ज़्यादा नहीं दिखेगी, वहाँ के एरिया में आपको पत्थर ज़्यादा दिखेंगे। मतलब वो पहाड़, मतलब पठारी कहने का अर्थ वो हुआ कि वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं होते हैं, लेकिन वो होता है पर्वत के ही जैसा।
अब नेक्स्ट हमारा आता है गया का पठारी भाग। गया आप लोग जानते होंगे, गया आप मैप में भी देख रहे होंगे गया। तो गया का देखो पठारी एरिया होगा तो वो इस पार्ट में आपको मिलेगा, झारखंड से सटा हुआ। झारखंड का जो सटा हुआ एरिया है वही हमारा और वो भी किसका, इट इज़ डिटेल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो यहाँ जो ये एरिया है देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको कुछ पार्ट इधर में भी मिल जाएंगे, इस साइड में मिलेंगे, लेकिन मेन जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो इस एरिया में सिचुएटेड है। तो इट इज़ डिटेल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, मतलब छोटा नागपुर का ही ये कैसा रूप है, तो विस्तृत रूप है, मतलब ये बढ़ते हुए जो आगे की ओर गया है तो वो बन गया है हमारा कौन सा, गया का पहाड़ी भाग। इट एक्सटेंड फ्रॉम गया इन वेस्ट टू गिरियक, और वो गया से लेकर के गिरियक तक गया हुआ है। गया से लेकर के गिरियक का एरिया जो यहाँ तक, ये सब पार्ट तक वो एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब बढ़ करके वहाँ तक आगे जा गया हुआ, फैला हुआ है। उसके बाद है यह शहर के चारों ओर प्रेतशिला, रामशिला, ब्रहयोनी, कटारी, अधद्वार, माहेर और रानीदीत पहाड़ियों मतलब पहाड़ियों के बीच में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेतशिला है, रामशिला है, ब्रह्मयोनी है, कटारी है, अगधवार है, महर है, रानीदीत हिल है, और ये देखा जाए तो आर स्प्रेड अराउंड द सिटी ऑफ गया, और ये गया के उन्हीं सब एरियाओं में बसा हुआ है। मतलब कि वो जो पठारी एरिया है वो गया के इसी सब जगहों में आपको सामान्य तौर पे दिखने को मिल सकता है। और ये सब एरिया देखा जाए तो सटे हुए हैं किधर से, तो झारखंड से सटे हुए हैं। द हाइट ऑफ बराबर हिल इज सिचुएटेड इन दिस रीजन इज 230 मीटर्स। और यहाँ पे जो बराबर हिल है, उस बराबर हिल की जो उच्चतम ऊंचाई है वो कितनी मीटर है, तो 230 मीटर है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बराबर हिल कहाँ सिचुएटेड है, तो वो गया में है हमारी, और उसकी जो ऊंचाई है, पीक है, वो कितनी है हमारी, तो उसकी पीक है हमारी 230 मीटर्स। देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर देखते हैं राजगीर तथा गिरियक का पहाड़ी भाग। अब राजगीर और गिरियक का जो पहाड़ी भाग है आप उसको देखिएगा। ओके, इट इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ चेन फ्रॉम बोथ गया टू गिरियक। अब गया कहीं पार्ट में है और ऐसे चेन के रूप में, चेन के रूप में मतलब कहा जा सकता है वो एक पैटर्न नुमा बना हुआ है। विपारागिरी एंड रत्नागिरी आर द मेन हिल इन द रीजन, और इस एरिया में जो महत्वपूर्ण छोटी पहाड़ियां हैं उनका नाम है विपारागिरी, विपरगिरी और रत्नागिरी। ये महत्वपूर्ण उस एरिया में पाई जाने वाली हिल्स हैं, छोटी छोटी हिल्स हैं। शांति स्तूप इन सिचुएटेड इन दिस एरिया, और गया में ही आपको पता है शांति स्तूप है, तो शांति स्तूप कहाँ स्थित है, इसी के पहाड़ी एरिया में स्थित है। द सिटी ऑफ राजगीर सिचुएटेड इन दिस रीजन सराउंडेड बाई 5 हिल्स नेमली। अब आपको पता होना चाहिए जो राजगीर है, राजगीर जिसको कहा जाता है और इंग्लिश में, लेकिन उसको राजगीर हिंदी में कहा जाता है, वहाँ पे 5 प्रमुख हिल्स हैं जिनसे वो घिरा हुआ है। उनके नाम निम्न है, सबसे पहला विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। तो इस बात को भी आप मेन याद कर लेना कि ये सब महत्वपूर्ण हिल्स हैं जो इस एरिया में पाए जाते हैं। देखिए उसके बाद है नवादा, क्यूल और बांका का पहाड़ी भाग। नवादा, क्यूल और बांका। देखिए इट एक्सटेंड फ्रॉम जमालपुर इन जमुई। अब जमुई यहाँ है तो जमुई में जो जमालपुर एरिया है वहां से वो एक्सटेंड करता है। अंडर दिस, इसके अंतर्गत द हिल ऑफ खड़गपुर, इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ के पहाड़, खड़गपुर, चकई, मंदरा, वाकिया, गंगेश्वरी, शेखपुरा, बिहार शरीफ, सकारपीठ, जमालपुर, महाबहार, दुर्वाशाही की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। और ये सब एक छोटा सा जगह नहीं है बच्चों, ये देखा जाए तो बड़ा सा एरिया ये कवर करता है। और यहाँ पे मैं झारखंड में भी आपको बताया, तो यही एरिया है जहाँ पर हमारा कौन सा, नवादा और क्यूल का कौन सा पहाड़ी भाग इसके अंतर्गत आता है। देखिए हम यहाँ पर अभी इस वाले कंटेंट को, मतलब जो ज्योग्राफिकल डिवीजन था उसको मैंने बताया है। अभी कुछ और चीज़ों के बारे में आपको मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ, जैसे कि कुछ कुछ नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट इस एरिया में बहती हैं, उसको भी मैं अभी तुरंत आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे दूंगा, कौन सी नदी का कहाँ से उद्गम होता है, क्योंकि आगे जो क्लासेस हम चल रहे हैं अपवाह तंत्र शायद शुरू होगी, तो उसमें नदियों के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए।
तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले उत्तर वाली नदियाँ, और उसके बाद हम लोग दक्षिण वाली सारी नदियों को हम लोग कवर कर जाएंगे। सारी नदियों के बारे में एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ, और उस कंटेंट को हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा हम बैक कर रहे हैं अपनी क्लास को, जिसमें आपको हर चीज़ दिख जाएगा, सारी नदियों का जो पोजीशन है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर से इसको हटा देते हैं। ओके, आप इस वाले स्लाइड को ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारा बिहार में बहने वाली जितनी नदियां हैं ये है। तो सबसे पहले देख ली, हम गंगा नदी के बारे में बच्चों बात करते हैं। हम छोटा छोटा करके सारा नदी बता देते हैं, क्योंकि ये नदियां समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि नदियों को भूल जाते हैं उसके कंडीशंस के बारे में। तो हम सब नदी को थोड़ा थोड़ा करके बता देंगे, और कुछ नदियां जो इसमें मेंशन नहीं है उनके ही पोजीशन को बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गंगा नदी को देखते हैं। तो देश की सबसे प्रमुख नदियों में जो हमारे देश की सबसे प्रमुख नदियों में एक अगर आता है तो उसका नाम होता है गंगा। और गंगा बहुत ज़्यादा पवित्र नदी है बच्चों, और इसका जो उद्गम हुआ है, मतलब ये जो ओरिजिन करती है, निकलती है, ये उत्तराखंड के केदारनाथ से निकलती है, जो कि अप्रॉक्स देखा जाए तो 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और वो निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है वो, ठीक है। और देखा जाए तो गंगा नदी वास्तविकता में देखा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी जो नदी है उसका सम्मिलित रूप है गंगा नदी हमारा। और होता है जब आगे ये नदी बहती है, देखो मैप में नदी है नहीं इसलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो आगे जब ये नदी बह के निकलती है तो देवप्रयाग के करीब में अलकनंदा और भागीरथियों से मिल करके वो एक हो जाती है, और यहीं पर से वो गंगा नदी के नाम से आगे की ओर बहती है। तो ये नदी देखा जाए तो जब देवप्रयाग के समीप में अलकनंदा और भागीरथी नदियों के साथ जब मिलती हैं, तब वो गंगा नदी का नाम के रूप में आ जाती हैं, और आगे की ओर बहते हुए हमारे बिहार से क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल में इंटर करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में वो जाकर के गिर जाती हैं। अब उसके आगे और भी बातें कही हैं, जैसे कि हरिद्वार के पास गंगा नदी समतल भूमि पर बहना शुरू होती है। तो जब हरिद्वार में वो एंट्री लेती हैं गंगा नदी, तो वो समतल भूमि पे, मतलब कि उससे पहले जो हमारा हिली एरिया है, तो हिली एरिया छोड़ के वो समतल भूमि पे आती हैं, तो वो वहाँ से चौड़ी होने शुरू हो जाती हैं, मतलब उनका जो विड्थ है, मतलब उनकी चौड़ाई है गंगा नदी की, वहाँ बढ़ने लगती हैं। और यह नदी बिहार के भोजपुर और सारण के समीप, और बिहार का जो भोजपुर का एरिया है और सारण के जगह पे वो चौसा के समीप वो एंट्री करती हैं, कहाँ पर, तो बिहार में एंट्री करती हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी कहाँ पर बिहार में एंट्री करती है, तो वो जगह का नाम हमारा चौसा है, आप उसको याद रखिएगा। उसके आगे और भी हम नदियों को हम धीरे धीरे करके लेते हैं। और बिहार में देखा जाए तो गंगा नदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है बिहार में, क्योंकि ये नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को डिवाइड करती हैं गंगा नदी। और जितने भी कल कारखाने वगैरह हैं वो गंगा नदी के ही किनारे मैक्सिमम है, और जितने भी दूषित जल होते हैं इत्यादि होते हैं गंगा नदी में छोड़ा जाता है। इसी कारण गंगा नदी की पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में हुई है। तो इस चीज़ को देखते हुए गंगा नदी को साफ करने का निर्णय भी लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत, नमामि गंगे परियोजना सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू कर गई थी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, लेकिन उसी का अनुसरण करते हुए बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये सोचा है कि बिहार में भी गंगा को पवित्र किया जाएगा। और जिस प्रकार से वो पीछे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे शुद्ध रूप से बह रही हैं, उसी प्रकार से हम भी इसको शुद्धता के साथ ही आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्योंकि गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा, मतलब धार्मिक रूप से देखा जाए और साथ साथ में भौगोलिक रूप से देखा जाए तो बिहार के लिए महत्वपूर्ण बनती है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं गंडक नदी पे। देखो और भी छोटी नदियां, मैं उनको बाद में कवर करूंगा। अब आते हैं हम लोग गंडक के रूप में। तो गंडक हमारी दो ठो है, एक बूढ़ी गंडक है और एक नॉर्मल गंडक है। तो हम नॉर्मल गंडक के ऊपर में देखते हैं। तो ये जो गंडक नदी है बच्चों, ये देखा जाए आगे की तरफ देखा जाए तो ये हिमालय में, ये हिमालय निवर है। हिमालय में तिब्बत का जो पार्ट होता है, तिब्बत का जो पठारी एरिया है, वहाँ से ये नदी का ओरिजिन होता है। और तिब्बत में भी कहाँ, तो आप इसको याद रखिएगा, अन्नपूर्णा जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन है, तो अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज के पास से इसका उद्गमन होता है। तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि गंडक नदी का जो उद्गमन होता है वो कहाँ होता है, तो अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज में गंडक नदी का उद्गम होता है। और अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज में एक जगह है जिसका नाम है
अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, मान गमोट। मान गमोट एक जगह है, वहीं से गंडक नदी का उद्गम होता है। तो अन्य पूरा माउंटेन रेंज होने का मतलब, तो वहाँ तो बहुत सारी माउंटेन्स होंगी, तो वहीं पर एक जगह है मान गमोट, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। अब देखिए, एक बात कहा गया है कि गंडक नदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, सदानीरा। गंडक नदी का दूसरा नाम सदानीरा भी है, और ये सदानीरा हम इसको हिंदुस्तान में कहते हैं, लेकिन सप्त गंडकी, सप्त गंडकी, सप्त गंडकी के नाम से यह नेपाल में जाना जाता है। सदानीरा इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी सूखती नहीं है। और देखो, वैसे जितनी भी नदियां हमारे हिमालयन साइड की है, वो तो सूखती नहीं है, लेकिन ये बहुत शांत नदी मानी जाती है, इसीलिए उसको सदानीरा या सप्तगंडकी कहा गया है। बिहार में सबसे ज़्यादा परियोजना हमारी गंडक नदी पर ही है। अब आगे उसके बाद आगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये नदी की लंबाई देखा जाए तो 425 किलोमीटर है। कौन सी? गंडक की जो लंबाई है ये 425 किलोमीटर है। देखो, आपको बताते हैं, एक इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा सा बराज बना है। बराज आप लोग जानते होंगे, वो एक बैरेक होता है जिसको बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे नदी के पानी को रोका जा सके, जिससे आगे जो हमारे एरिया होते हैं, आगे की डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, वहाँ पर बाढ़ आने का खतरा कम हो जाए। और ये कहाँ पे बराज बनाया गया है? तो ये वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर एक बराज बनाया गया है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है बच्चों कि गंडक पे जो बराज वाल्मीकि बनाया गया है, वो बराज कहाँ बनाया है? तो वो बराज वाल्मीकि नगर ने बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट नदी हम लोग देखते हैं बच्चों, बूढ़ी गंडक। देखो, गंडक के जस्ट पूरब तरफ से, मतलब पूरब में बूढ़ी गंडक नदी है। बूढ़ी गंडक नदी डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है, बल्कि यह बूढ़ी गंडक आगे बहते हुए बागमती नदी के साथ मिल करके वो गंगा नदी में मिलती है। तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि क्या बूढ़ी गंडक डायरेक्ट गंगा नदी से मिलती है? तो नहीं, वो गंगा नदी से डायरेक्ट नहीं मिलती है। बूढ़ी गंडक बहते हुए आगे बागमती से मिलती है, उसके बाद वो गंगा नदी से मिलती है। तो थोड़ा सा हम लोग बूढ़ी गंडक के बारे में देख लेते हैं। तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है, मतलब ये जो बूढ़ी गंडक का ओरिजिन है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर माउंटेन रेंज। तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी रेंज है, वहाँ पर से हमारी बूढ़ी गंडक का ओरिजिन होता है, मतलब वहाँ से वो निकलती हैं। और देखा जाए तो ये उत्तर बिहार में सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। तो एक प्रश्न ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि उत्तर बिहार में, मतलब नॉर्थ के साइड में जितनी भी नदियां बहती हैं, इसमें सबसे तेज प्रवाह किस नदी का है? तो वो बूढ़ी गंडक का है। वैसे कोसी को कहा जा सकता है, लेकिन कोसी की कंडीशन यह है कि वो बाढ़ ज़्यादा लाती है, तो बाढ़ के टाइम में ही उसका फ्लो बढ़ता है। अदर देन दैट वो फ्लो नॉर्मल रहता है। लेकिन बूढ़ी गंडक जो सोमेश्वर माउंटेन रेंज से निकली है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार से बहने वाली नदी है हमारी नदर्न साइड की। उसके बाद है ये कौन कौन से? तो ये सबसे पहले चंपारण में भी कौन सा चंपारण? तो ये पंच चंपारण का हमारा पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और मुंगेर के बहुत कुछ जिलों में बहती हुई आगे की ओर बहती है। और बहुत सारी आप देख सकते हो यहाँ पर उसका मिलन भी होता है। ये मिलन का जगह मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा ये कौन सा जगह पे वो मिलती है। चलो, हम लोग वैसे बागमती में देखेंगे तो बागमती में शायद मुझे याद आ जाए। जब वैसे देखते हैं तो बागमती नदी जो हमारी है, ये इसका जो निकलने का जगह है, बागमती नदी कहाँ से निकलती है? तो महाभारत श्रेणी, BHART, महाभारत माउंटेन रेंज। आपको मन करे तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो बागमती नदी का जो उद्गम होता है बच्चों, वो होता है महाभारत माउंटेन रेंज का जो मतलब माउंटेन का जो रेंज है, वहाँ से होता है। और ये बिहार में जहाँ प्रवेश करती है, तो इसके बारे में एक बात कहा गया कि जो बागमती नदी है वो बार बार अपना जो फ्लो है, मतलब उसके जो बहाव है, वो टाइम टू टाइम बदलते रहती है। तो इसके लिए ये रंग बदलने वाली नदी के रूप में भी जाना जाता है। रंग बदलने
चाल बदलने वाली नदी। तो बागमती नदी को हम इस रूप में जान सकते हैं कि ये नदी जब बहती है आगे की ओर, तो यह अपना रूट, मतलब जो उसका चलने का जो वे है वो चेंज करते रहती है। तो बहुत ज़्यादा रूट चेंज करने वाली नदी में बागमती का नाम सबसे ऊपर में आता है। अब इसके बारे में आगे क्या कहा गया है कि ये नदी जैसे कि कोसी नुकसान पहुंचाती है, वैसे बागमती नदी भी अपने आसपास जहां जहां वो बहते हुए जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बाढ़ भी लाती है और साथ साथ में नुकसान भी पहुंचाती है। अब एक बात कहा, कोसी परियोजना के अंतर्गत बागमती नदी पर भी एक डैम बनाया गया है और उस डैम के बनाने का एक कारण है कि बाढ़ जो आने की जो इधर कंडीशन होती है इस एरिया में, उसको कुछ हालत तक कम किया जा सके। तो बागमती नदी पर भी बैराज बनाया गया है। अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ मुझे उतना याद नहीं है, सहायक नदियाँ उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं रहती हैं, इंपॉर्टेंट नदी को हम लोग सिर्फ देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कमला। कमला नदी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा लोअर महाभारत रीजन है, महाभारत रीजन को भी दो भाग में बांटा गया है, अपर महाभारत और लोअर महाभारत। तो लोअर महाभारत जो रीजन है वहीं से कमला नदी का उद्गमन होता है। तो कमला नदी भी कहाँ से निकलती है? बागमती भी महाभारत माउंटेन रेंज से निकलती है और कमला भी महाभारत माउंटेन रेंज से निकलती है, लेकिन कमला लोअर माउंटेन रेंज से निकलती है, मतलब नीचे वाला माउंटेन रेंज से। ठीक है। और ये बिहार में एंट्री जो इसकी होती है, तो यहीं पर पास में जयनगर एक जगह है, जयनगर। तो जयनगर के पास में इसका एंट्री बिहार में होता है। और आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो ये प्रांत शायद मधुबनी का ये क्षेत्र है, तो वहीं पर वो आकर के कोसी से मिल जाती है। और इसकी प्रमुख नदियाँ जैसे कि डोरी हुआ, बलान हुआ, कमला के साथ कमला का जो सहायक नदी है उसका नाम बलान है, याद रखिएगा। एक नदी मुझे अभी याद थी इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है महानंदा। महानंदा देखा जाए तो हमारे बिहार की सबसे पूर्वी नदी में है, पूर्वी नदी में आता है। और सबसे पश्चिमी नदी में हमारी उत्तर साइड में घाघरा आता है और सबसे पूर्वी में हमारा महानंदा आता है। और इसका जो स्रोत आप देखा जाए ये कहाँ से निकलती है, तो ये हमारे हिमालय से निकलती है, हिमालय रेंज से। वैसे हिमालय रेंज देखा जाए तो बहुत यहाँ इस तरफ, यहाँ से लेकर के पूरा इधर तक है तो हिमालय रेंज, लेकिन हिमालय रेंज को तीन भागों में, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय में डिवाइड किया गया है। मिडिल हिमालय में महाभारत माउंटेन रेंज आता है, लोअर हिमालय में लोअर महाभारत माउंटेन रेंज भी आता है। तो ये जो महानंदा नदी है ये हमारा देखा जाए तो अपर हिमालय से निकलती है, हिमालय रेंज के अपर वाले पार्ट से ही निकलती है। और यू से मैं बता देता हूँ, अपर वाले पार्ट से निकलती है और ये पूर्णिया, कटिहार और साथ साथ में पूर्णिया से, कटिहार से बहते हुए और उसके बाद यह जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं महानंदा के बाद उसके बाद हम लोग आते हैं कर्मनाशा को, बाद में देखेंगे सोन नदी को देखते हैं। तो सोन नदी का जो ओरिजिन है ये तो पठारी नदी है बच्चों। तो पठारी नदी में ये मैकाल मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मैकाल माउंटेन रेंज, पर्वतमाला कह सकते हैं, पर्वतमाला, मैकाल पर्वतमाला का एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक से ये निकलती है सोन नदी का जो ओरिजिन है, वो मैकाल माउंटेन रेंज का अमरकंटक से इसकी ओरिजिन होती है। और ये सबसे पहले क्या करती है, उत्तर की ओर, फिर सबसे पहले उत्तर तरफ की ओर बहती है, मतलब ऊपर, और उसके बाद उत्तर तरफ बहने के बाद ये फिर पूरब की तरफ बहती है और उसके बाद वो बिहार में इसकी एंट्री होती है। और झारखंड से ये बह के आती है, पठारी नदियों के में इसका नाम आता है, सोन नदी के बारे में आता है। पठारी नदी एरिया से क्रॉस करते हुए इसकी फ्लो धीरे धीरे कम हो जाती है बिहार में एंट्री के टाइम में। और उसके बाद जब ये बिहार के जो प्लेन एरिया में, समतल एरिया में बहनी शुरू होती है तो वो सामान्य रूप से बहती है। और पटना के पास में दानापुर का एक जगह होता है, दानापुर के पास में वो गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। और इस नदी की जो कुल लंबाई बिहार में है वो 780 किलोमीटर्स है, 780 किलोमीटर का एक लंबा सा दूरी को तय करती है।
और दानापुर के पास में आकर के वो गंगा नदी से मिल जाती है। सिंचाई का बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है इस एरिया में। देखो कर्मनाशा नदी तो झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे है, लेकिन सोन नदी से बहुत सारी मात्राओं में नहरों को निकाला गया है और उस नहरों का इस्तेमाल किया गया है इस वाले पार्ट में खेती करने के लिए। नेक्स्ट हमारी आती है पुनपुन नदी। और पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये एमपी के, ये पुनपुन नदी के बारे में बताता हूँ। मध्य प्रदेश का जो पठारी एरिया है, पठारी एरिया, मध्य प्रदेश के पठारी एरिया से ये निकलती है और ये औरंगाबाद के पास में पुनपुन ये जो एरिया है ये हमारा कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद है। औरंगाबाद के पास में वो बिहार में एंट्री करती है ये नदी और जहानाबाद गया से बढ़ते बढ़ते वो आगे की ओर बहती है और ये जो दोआब बनाती है यहाँ पे ये जगह है, इसका नाम फतुहा है। फतुहा के पास में ये मिल जाती है फाल्गु नदी से और उसके बाद वो गंगा में मिलती है। तो ये बात भी आप बच्चों याद रखिएगा कि बूढ़ी गंडक भी डायरेक्ट गंगा नदी से नहीं मिलती है और पुनपुन नदी भी डायरेक्ट गंगा नदी से नहीं मिलती है। फल्गु और पुनपुन एक साथ फतुहा के पास मिल करके वो गंगा नदी में आगे मिलती हैं और बागमती और बूढ़ी गंडक भी यहाँ पर, इस जगह का नाम मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, तो वहाँ पर मिल करके वो आगे गंगा नदी से मिलती हैं। आगे और मैं आपको बता देता हूँ, ये एरिया में ये जो पुनपुन नदी है, मैंने बताया था आपको कि जितने भी छठ का जो फेस्टिवल होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा मात्रा में पुनपुन और फाल्गु के पास रहने वाले जितने भी जन समुदाय होते हैं, लोग होते हैं, इस नदियों में बहुत ज़्यादा छठ सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज कि ये नदियाँ ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ज़्यादा गहरी नहीं है और ये एक सामान्य नदियों के अंतर्गत आता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही छठ और जो भी फेस्टिवल जो हिंदू या फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है उसको नदियों के बगल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फाल्गु नदी। फाल्गु नदी का बहुत बड़ा स्थान है बौद्ध धर्म में, साथ साथ में हिंदू धर्म में। पुनपुन नदी पे जितनी जनसंख्या में लोग छठ नहीं मनाते हैं, फाल्गु नदी पर उससे ज़्यादा लोग छठ मनाते हैं इस पे। फाल्गु नदी के बारे में आपको बता दूं तो ये छोटा नागपुर का जो एरिया है, देखो प्लेट्यू ऐसा नहीं होता है कि छोटे सी जगह पे होता है, उसका थोड़ा थोड़ा भाग आगे आगे तक चलाता है। तो इस एरिया से बढ़ते हुए इस एरिया से बहते हुए ये जो प्रांत, मैं आपको इसको कलर चेंज करके बच्चों बता देता हूँ, तो ये वाला जो आप प्रांत देख रहे हो ये वाला छोटा नागपुर का प्लेट्यू का एरिया है। तो छोटा नागपुर के प्लेट्यू में ये नदी कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि छोटी छोटी जो जल धाराएं झारखंड में अलग अलग जगह से पठारी एरिया से मिलती हैं एक जगह, तो वही मिल करके मैं उधर चला गया, फल्गु नदी में का वो फॉर्मेशन करती, फल्गु नदी बनाती है। मतलब छोटी छोटी जलधाराएं एक साथ मिल जाती हैं और वो फल्गु नदी में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसीलिए इसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है निरंजन नाम से भी इसको जाना जाता है, कहलाती है इस नाम से। और निरंजना कहने का अर्थ निरंजन, या फिर झारखंड के लोग उसको निरंजना भी कहते हैं, कि अलग अलग नदियों का एक साथ मिल, छोटी छोटी कैस्केड्स झरनाओं का एक साथ मिलना और एक नदी का फॉर्मेशन करना, ये मतलब समझो तो बहुत ही बड़ा योगदान देती हैं हमारे हिंदू धर्म में। अब इसके पीछे एक और कारण मैं आपको छोटा सा आपको बताता हूँ। हिंदू धार्मिक रूप में देखा जाए तो शायद एक टाइम आता है हिंदू धर्म में, उसका नाम है पितृपक्ष। आप लोग बच्चों जानते होंगे, पितृपक्ष जानते होंगे, जिसमें हमारे जो पूर्वज होते हैं, नेटिव्स होते हैं, उनको मतलब श्रद्धांजलि दी जाती है। तो हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा योगदान फाल्गु नदी का है, क्योंकि छठ भी इस पे सेलिब्रेट होता है। साथ में पितृपक्ष के दौरान बहुत सारे तीर्थयात्री जो हमारे पूरे के पूरे बिहार से हैं वहाँ जाते हैं और पिंडदान करते हैं। तो इसके लिए भी फाल्गु नदी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने बताया कि पुनपुन पे छठ भी बहुत ही मात्रा में होता है और फाल्गु नदी पर भी छठ बहुत मात्रा में लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम लोग कर्मनाशा नदी को भी देख ही लेते हैं, जब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो कर्मनाशा को भी देख लेते हैं। देखो कर्मनाशा के बारे में बता दूं, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। विंध्याचल का जो पहाड़ी रेंज है, हिली रेंज है, वहाँ से ये नदी निकलती है कर्मनाशा। और मतलब देखिए तो बहुत लंबा दूरी तय करके यहाँ पर वो बिहार में इंटर करती हैं, बिहार के इंटर करती हैं।
और बिहार और साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ ये लंबी दूरी तक एक बॉर्डर का फॉर्मेशन करती है। आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे जो एंट्री हुई उसके बाद वो बिहार और यूपी के बॉर्डर से ही बहते बहते बॉर्डर बनाते बनाते लास्ट में यहाँ पर वो गंगा नदी से मिलती हैं। ठीक है, और ये मिलती कहाँ पे है, तो रोहतास में एक चौसा जगह है। ये रोहतास में रोहतास का एक जगह है चौसा, बैटल ऑफ चौसा आप लोग को याद होगा। तो रोहतास में चौसा के पास वो गंगा नदी के साथ में मिल जाती हैं। और एक और बात इस नदी के बारे में बताते हैं। देखो, हम लोग हिंदू धर्म वाले हैं बच्चों, तो ऐसी बात होती है कि हम लोग कुछ नदी को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, तो कुछ नदी को हम लोग अपवित्र भी मानते हैं। तो हिंदू धर्म के हिसाब से कर्मनाशा नदी को, नाम भी आप देख रहे हो कितना अजीब टाइप का, कर्मनाश, कर्म खराब करने वाली। तो कर्मनाशा नदी को मतलब हिंदू धर्म में बहुत ही गलत नदी के रूप से देखा जाता है। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, जितनी भी नदियाँ होती हैं वो सब नदी को हम लोग माँ का दर्जा देते हैं। वैसे पूरी धरती ही हमारी माँ है, तो नदी को माँ का ही दर्जा दिया जाता है। और पता नहीं क्या बात है हिंदू धर्म के हिसाब से। देखिए, रीति रिवाज के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, धार्मिक चीज़ें हैं मैं उसके बारे में कुछ भी कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसको बहुत ही अशुभ नदी माना जाता है और बहुत ही अपवित्र नदी लोग इसको मानते हैं। ज़्यादा इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये नदी चौसा के पास में बिहार से मिल जाती है और बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ इसका बहुत लंबा सा बॉर्डर बनता है। नेक्स्ट कर्मनाशा के बाद हम लोग आते हैं अजय क्यूल नदी। क्यूल नदी जो है इसका ओरिजिन इसी एरिया में हुआ है और ये बहते बहते आगे जाकर के मिलती है। क्यूल नदी क्यों फेमस है मैं बताता हूँ। इस एरिया में फल्गु और अजया के बीच में जो हमारी खेती की जाती है, तो क्यूल नदी से बहुत सारी नहरों को निकाला गया है। लंबी लंबी नहरें निकली हैं क्यूल नदी से, जो मध्य मतलब कि जो हमारा साउथ बिहार का मध्य पार्ट है, वहाँ तक ये बहुत बड़ा अपना योगदान देती है खेती में। तो बस इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, ये कहाँ से ओरिजिन करती है मेरे को याद नहीं है। मैं अजया नदी के ऊपर में आता हूँ। तो जमुई जमुई जो जिला है, जमुई जिला में एक जगह है, उसका नाम है बटपाड़ा। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं बटपाड़ा। तो बटपाड़ा एक जगह है, वहाँ पे अजया नदी का ओरिजिन हुआ है। और मतलब ये देखा जाए तो सबसे पहले ये भी पूरब की तरफ बहती है, फिर उसके बाद उत्तर की तरफ बहते हुए ये आगे चलते चलते एक टाइम में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। और इसके बारे में एक और बात कहा गया है कि इस पे बहुत सारी इसमें एक कंडीशन है। तो ये नदी जब हमारे यहाँ से जमुई से निकलती है ना बच्चों, तो ये झारखंड में भी एंट्री कर जाती है। तो झारखंड में एंट्री करने के बाद वो झारखंड में ही नहीं मिलती है जाके गंगा से, बल्कि झारखंड में एंट्री करने के बाद फिर से वो बिहार में एंट्री कर जाती है। और झारखंड में इस पे बहुत सारे बांध बनाए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये रिंग शेप यहाँ पे फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण इस एरिया में जल जमाव झारखंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए झारखंड की सरकार ने अजया नदी पर बहुत सारे छोटे छोटे बांध बनाए हैं, क्योंकि उस नदी के कारण इस एरिया में मतलब झारखंड के वेस्ट बंगाल के इस एरिया में बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा न हो। अब इस नदी का दो और भी नाम है। अजया नदी को और भी नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि अजयावती। तो हमारा वेस्ट बंगाल में इसको अजयावती के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोग अपभ्रंशित रूप में इसको अजमती भी कहते हैं। तो अजयवती या अजवंती इसको वेस्ट बंगाल के लोगों के द्वारा कहा जाता है, और बिहार में यह नदी अजया नाम से ही जानी जाती है। और भी नदी हैं जैसे कि कोसी नदी के बारे में आपको बता दिया कि कोसी नदी हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा खतरनाक नदी मानी जाती है एकदम, क्योंकि कोसी नदी के कारण इसकी फ्लो कभी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, और साथ साथ में यह हमारे जो उत्तर बिहार है उसमें बाढ़ लाने का बहुत बड़ा काम करती है, जिसके कारण जान माल और हमारी खेती का भी बहुत नुकसान होता है। तो इस नुकसान के कारण इस नदी को भी अच्छे रूप से बिहार के उत्तर बिहार में नहीं देखा जाता है।
तो क्वेश्चन बनता है इस पे, उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा जो अपवित्र नदी के रूप में या फिर नुकसान देने वाली नदी के रूप में किसे देखा जाता है, तो उसका नाम है बच्चों कोसी। और अगर दक्षिण बिहार में देखा जाए तो किस नदी को अपवित्र माना जाता है, तो उसका नाम है कर्मनाशा। आप इसको याद रखिएगा। दोनों नदी के से ही शुरू होता है, आसान रहेगा याद करने में। लेकिन कमला को मत भूलिएगा, कमला नदी अच्छी नदी है, इसका फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आपसे बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। जो बच्चे नहीं भी कर पाई दे, बहुत सारे कंटेंट एक साथ एक ही मैंने स्लाइड में बता दिया है। इस स्लाइड का मैं हैंड रिटेन नोट खुद से लिख करके बच्चों में आपको दे दूंगा, आप बेशक बेफिक्र रहिएगा। नोट्स थोड़ा लेट से ही मिलेगा, लेकिन सभी बच्चों को नोट्स हर एक टॉपिक का जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये जवाब दीजिएगा कि कौन सी नदी बिहार की वो है जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग पिंडदान करने जाते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, आप लिख के भी बोल सकते हैं, बोल के भी बोल सकते हैं। तो मेरा आज का सवाल है कि वो कौन सी नदी है जिस पे पिंडदान करने लोग जाते हैं, जल्दी बताइए। पुनपुन। ओके, वेरी गुड, ठीक है। पुनपुन कि फल्गु, ये बताइए जल्दी से। फाल्गु सर, फाल्गु। फाल्गु नदी। फाल्गु सर, फाल्गु। चलो मैं फिर से फाल्गु देखिए नदी। बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गलत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप एक बार पढ़ रहे हो, हम लोग 10 बार भी पढ़ते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, कभी इस चीज़ के लिए बुरा मत लगाना कि आपको एक बार में समझ नहीं आया। आप दोबारा पढ़िएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, सब कुछ आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से, हिंदू धर्म में पुनपुन और फल्गु दोनों नदी का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा है। पुनपुन और फल्गु दोनों नदी पे छठ बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। पुनपुन पे लोग कम मनाते हैं और फल्गु नदी पे ज़्यादा लोग छठ मनाते हैं। साथ में जो हमारा फल्गु नदी है वो हिंदू में धर्म में और साथ साथ बौद्ध धर्म में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फल्गु नदी के किनारे ही बहुत सारे प्रमुख बौद्ध मठ भी हैं और फल्गु नदी पे ही हिंदू धर्म के लोग पिंडदान किया करते हैं। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये बताओ आप मेरे को कि उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा परियोजना किस नदी पर है। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा परियोजना किस नदी पर है। मैं बार बार इस चीजों को इसलिए बताता हूं कि यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा कौन सा? कोसी परियोजना नहीं बन सकता है बाबू। वो क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि बाढ़ लाते रहती है, वो तो नुकसानदायक नदी है, वो अच्छी नदी नहीं सर। है। सॉरी सर, गंडक होगा सर, गंडक। कौन सा गंडक? गंडक दो है बिहार में। जल्दी बताइए, बूढ़ी गंडक या गंडक? सर बूढ़ी गंडक। नहीं, हमेशा याद रखिएगा, गंडक नदी पे सबसे ज्यादा परियोजना है, बहुत ही शांत रूप से बहती है गंडक नदी हमारे बिहार में, इसीलिए उस पर परियोजना। अब होता नहीं है, जो आदमी सबसे ज्यादा शांत रहेगा लोग उससे ज्यादा दोस्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नुकसानदायक नहीं होगा, इसीलिए गंडक नदी ज्यादा नुकसानदायक नहीं, वो शांत से बहती है। और एक और बात आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन हम बाद में आते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये जवाब दीजिएगा कि बिहार की वह कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर बनाती है। सबसे लंबा बॉर्डर कहने का मतलब सबसे लंबी दूरी तक बॉर्डर पे वो चलती है, वो कौन सी नदी है? आप देख के भी बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। कर्मनाशा। एकदम सही जवाब है, कर्मनाशा ही वो नदी है जिसको हिंदुस्तान बिहार में जो एंट्री लेती है वहां से लेकर के और चौसा के पास रोहतास में जहां तक वो गंगा नदी से मिलती है, वो एक बहुत लंबा सा बॉर्डर बनाती है। अगला मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा मतलब नापसंद की जाने वाली नदी, मतलब जिसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं, उत्तर बिहार में कौन सी नदी है? कोसी सर। जी हाँ, सही जवाब है बच्चे। कोसी ही वो नदी है जो उत्तर बिहार में जान माल के साथ साथ खेती का भी बहुत बड़ा नुकसान करती है, जिसके कारण बिहार सरकार को सब्सिडियरी और साथ साथ में ऋण देते देते मतलब उनका कोष का 7 से 8% इसी में खर्च हो जाता है। चलिए, दक्षिण बिहार की सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली नदी किसे माना जाता है? दक्षिण बिहार की। कर्मनाशा सर। ओके, कर्मनाशा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम मुझे ये बताइएगा आप कि अब और क्वेश्चन कौन सा पूछें।
बताइए सबसे ज्यादा जो फर्टाइल मतलब उपजाऊ क्षेत्र है बिहार का, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार में, वो कहाँ पर है? सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र। सोन सर। सोन। सोन नदी कहीं पे दोआब बना रही है बाबू, देखो तो। पुनपुन और फाल्गु के बीच वाली। जी हाँ, पुनपुन और फाल्गु के बीच का जो पार्ट है वो दोआब के अंतर्गत आता है। सभी बच्चों को मैं फिर से बता रहा हूँ, और दोआब का वह पार्ट जो दो नजदीक नजदीक बहने वाली नदियों के बीच का होता है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल माना जाता है, उपजाऊ माना जाता है। इस जगह बहुत ज्यादा उपज होती है और बहुत सारे महंगे क्रॉप्स इसी एरिया में लगाए जाते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए उत्तर बिहार में वह कौन सा जगह है, वह कौन सा पार्ट है जहां पे बहुत ज्यादा उपज होती है और दोआब का वो क्षेत्र है। वो आपको एक बार में दिख जाएगा। अब कोसी के पास वाला मत जाइएगा, कोसी बाढ़ ले आती है, उसको छोड़ दीजिए। कोई दूसरा बताओ। सिंपल सा छोटी बूढ़ी गंडक। बाबू आप लोग ध्यान से देखिए, बूढ़ी गंडक और बागमती के बीच का एरिया, आप ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं ना, देखिए आप ध्यान रखिएगा इसको, इजी ट्रिक के साथ देखिए। पुनपुन और फलू के बीच में जगह ज्यादा है, नहीं जगह है, इसीलिए इस एरिया में दोआब बनेगा, और दोआब जहां बनेगा वहां खेती होगी। अब देखिए बूढ़ी गंडक और बागमती के बीच में जगह कम है, तो ये एरिया पूरा का पूरा दोआब का एरिया होगा, इसलिए यहाँ खेती बहुत अच्छे से होगी। बहुत ईजी था। अब कौन सा क्वेश्चन पूछे जी? ठीक है, आप मुझे ये बताओ, आप चलिए हम बताइए, ये समस्तीपुर में कौन सी नदी बहती है, जल्दी बताइए। समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक सर जी। बूढ़ी गंडक, वेरी गुड। और चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन का जो जवाब भेजेगा ना, तो कृष्ण सर से उसके लिए हम ना एक पेन भिजवा देंगे पक्का, अगर कृष्ण सर के स्टूडेंट रहिएगा आप। और ये जवाब थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, सोच करके दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा तो दोबारा मौका हम नहीं देंगे आपको, ठीक है? और अभी तुरंत जवाब देना है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो उसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। हमारी जो मतलब सबसे पवित्र नदी हमारे हिंदुस्तान की है गंगा, वह गंगा नदी पूरे बिहार में सबसे लंबी दूरी तक किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? मतलब जो गंगा नदी है वो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो सबसे लंबी दूरी तक बहती है? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम पटना सर। बाप रे बाप, पटना। कौन जवाब दिया है, जल्दी बताइए। सर मेघा। ओके, मेघा। और भी कोई बच्चा जवाब दिए? किनको किनको ये पता था, सच बताइएगा, कि पटना में गंगा नदी बहुत लंबी बहती है? कौन कौन, सच एकदम सच सच जवाब देना है, कौन कौन बच्चा को पता था? जवाब दे सकते हैं। ओके, खुशबू। अरे खुशबू बोल सकती हो स्पीकर में, जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हो ना, तो बोलना अलाउड मैं बच्चों को करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों से बात में। तो कौन कौन बच्चे को पता था, उन दोनों को हम पेन भिजवा देंगे पक्का, प्रॉमिस है। और जो लोग पेन सर नहीं हम लेने, भी थे। हाँ क्या बोले? हेलो। सर मेरा भी नाम लीजिए। अरे हाँ, मेघा, मेघा का तो जवाब आ गया। और कौन बची है? खुशबू भी जवाब दी थी। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। सही बच्चों को बहुत अच्छी बात है जिन लोगों को ये चीज़ पता था कि बिहार में सबसे लंबी दूरी तक पटना में गंगा नदी बहती है। बहुत अच्छी बात है, चलो आपको ये चीज़ पता था तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगा ये बात जानकर कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इस वाले क्लास में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक को मैं कवर किया, साथ में जो बिहार का भूगोल था उसमें भौतिक विभाजन में जितनी नदियों का योगदान रहा था हमारे स्टेट में, इंटर स्टेट में, मैंने उन चीज़ों को भी देखा। सभी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। नीतीश, प्रीति और नीतीश टू, मेघा जी आप, सोनम जी आप, खुशबू जी आप, और जितने भी बच्चे हैं आज जुड़े हुए, सभी लोगों ने देखा जाए तो अच्छे से जवाब दिया है। और आप लोग से बस एक छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मन से पढ़िए एकदम, और हमेशा याद रखिए कि सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है रिवीजन करना। वट एवर थिंग यू आर रीडिंग, आप क्या कुछ भी जो भी पढ़ रहे हो बच्चों, उसको बार बार रिवीजन करो। मल्टीपल बुक्स एक टाइम में मत पढ़िए, एक बार में एक बुक पढ़िए, और कोशिश कीजिए एक ही बुक को 2 बार 3 बार पढ़ने की, क्योंकि एक ही कंटेंट को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है।
तो ऐसी बात नहीं है कि फलां बुक खरीदेंगे तो वो बहुत अच्छी होगी। दुनिया में लिखी गई हर एक किताब बहुत अच्छी होती है, दुनिया का हर एक टीचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो आपको किस तरीके से समझाता है और उसके समझाने की क्या प्रक्रिया है, ये मैटर करता है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप जज मत करिए किसी भी बुक को, कभी किसी टीचर को जज मत कीजिएगा। सभी टीचर्स अच्छे होते हैं। लोग ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि वो फलां टीचर अच्छे नहीं है, उनको पढ़ाना नहीं आता है। एक्चुअली वो जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। कोई तो ऐसा होगा जो उसको बहुत पसंद करता होगा। तो आप इस चीज़ों को कभी माइंड मत कीजिएगा बच्चों। आप जितने लोग हैं हमारे से जुड़े हुए सभी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। मेरी अपनी कोई बहन और भाई नहीं है, इसीलिए आप ही लोग में मुझे भाई बहन दिखता है और बहुत अच्छा फील होता है आप लोग को पढ़ा करके। और आप लोगों के लिए ऐसे ही हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नहीं आया तो प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा, थोड़ी बहुत हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। कल कृष्ण सर और हमको एक ज़रूरी काम से एकाएक जाना पड़ गया, इसीलिए कल की क्लास नहीं रही। उसके लिए हम फिर से अपोलोजाइज्ड हैं, थोड़ा क्षमा प्रार्थी है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए बस और अच्छे से पढ़िए। जाइए, कृष्ण सर का भी टाइम हो गया है और हम लोग नेक्स्ट डे अगले दिन एक नए कंटेंट के साथ मिलते हैं बच्चों। यूट्यूब वाले जितने बच्चे हैं आप लोग भी अच्छे से पढ़ो जी, आप लोग पर जल्दी ध्यान नहीं दे पाता हूँ मैं, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए क्लास चलेगा? क्या बोले जी? कल क्लास चलेगा? हाँ हाँ बाबू, हाँ एकदम चलेगा, एकदम हम रेगुलर। देखिए किसी दिन गलती मिस्टेक हो जाती है। एक दिन मेरा फाइबर का लाइन कट गया था, इससे कारण क्लास नहीं चल पाई थी। और कल कृष्ण सर के साथ जाना पड़ गया था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। अदरवाइज जल्दी मैं क्लास नहीं छोड़ता हूँ जी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए। हम नोट्स वगैरह ग्रुप में डालते रहते हैं और अपने दोस्तों वगैरह को भी ऐड करते रहिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। यूट्यूब वाले अच्छे से पढ़ो आप लोग को भी नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा क्लाउड के जरिए। बाय बाय एवरीवन।